हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी और बहुत ज़ोर शोर से आप बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो हमने पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में एक नया सेक्शन इंक्लूड किया है, वो है 50 पेज का। अगर हिंदी रूपांतरण को छोड़ दिया जाए तो इसमें मात्र 40 पेज हैं। और यह सेक्शन इंक्लूड करने के पीछे का रीज़न क्या है ये जान लीजिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो ये है कि देखिए, पढ़ते आप बहुत सारा है लेकिन सबको याद नहीं रख पाते, और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत चीज़ रिकॉल नहीं कर पाते और हमारा एग्ज़ाम ठीक नहीं जाता है। पढ़ते तो बहुत है लेकिन वो हर चीज़ को हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इसमें नया सेक्शन इंक्लूड किया है जिसका नाम रखा है एटम बम क्विक रिवीजन नोट्स। ये तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है। देखिए, पढ़ने के बाद जो आदमी भूलता है ना, उसको रिवीजन चाहिए। बार बार रिवीजन करिएगा तो कोई चीज़ आपको याद रहेगी। और इतने कम समय में आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स क्या करेगा, आपने जो पढ़ा हुआ है क्विकली रिवाइज करेगा और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में 10 से 20 अंक आपके बढ़ जाएंगे। और ये मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मेरा यह अनुभव है और साथ ही साथ मैंने ये बहुत सोचा कि देखिए, अगर आप अंग्रेजी सीखने जाते हैं, इंग्लिश सीखने जाते हैं ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए। इंग्लिश आप तभी सीख सकते हैं जब आपके पास वर्ड स्टॉक हो, शब्दकोश का भंडार हो। जब तक आप याद नहीं करेंगे वर्ड को, तब तक आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। ग्रामर पोर्शन अलग चीज़ है, बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे पास वर्ड स्टॉक चाहिए, शब्दकोश चाहिए। तो जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं यहाँ पर यही शब्दकोश बहुत बड़ा, क्योंकि यह टेक्निकल बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो शब्द हैं, इनके शब्दकोश हैं, इनके डेफिनेशंस हैं, अगर वो याद कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप उसको लिंक कर पाइएगा, डिस्क्राइब कर पाइएगा इन डिटेल्स। मानिए आपने डिटेल्स में पढ़ रखा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, बट आपने क्या किया है, इसका एक शॉर्ट नोट्स आपने याद कर लिया है, एक डेफिनेशन छोटा सा याद कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, लिंक कर पाएंगे, उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह आपको मिल जाएगा। आपका जो परचेज्ड पीडीएफ है, आपने जो पीडीएफ ले रखा है या फिर आपने जो कोर्स ले रखा है क्विज़ का, क्विज़ प्लस पीडीएफ, या आपने वीडियो प्लस पीडीएफ और क्विज़ तीनों ले रखा है कोर्स जो हमारा चल रहा है, उसमें आपको ये अवेलेबल मिलेगा। और ये अवेलेबल मिलेगा बीपीएससी अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाले फोल्डर में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाला जो फोल्डर है, जिसमें बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीडीएफ बना हुआ है, उस फोल्डर में आपको ये ऊपर में ही दिख जाएगा, एटम बम क्विक रिवीजन नोट्स। और ये काफ़ी फायदेमंद है। जो कोई नया वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये स्टडीज़ पार्क है। स्टडीज़ पार्क जो है, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से यह ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडीज़ पार्क। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो अंदर में होम के बगल में बैच लिखा होगा और बैच के बगल में स्टोर लिखा हुआ है। इस स्टोर में जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये 359 वाला पीडीएफ में भी मिलेगा, 800 वाला क्विज वाला में भी मिलेगा और 1500 वाला जो लाइव क्लास हमारा 17 से आ रहा है उसमें भी मिलेगा। तो चलिए, बातें बहुत हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पीडीएफ हम करा रहे हैं एटम बम वाला। उसमें जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, वेस्ट को हमने बताया हुआ है कि वेस्ट क्या है। देखिए, वेस्ट होता है दो तरह का, एक होता है डोमेस्टिक और दूसरा होता है नॉन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वेस्ट को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। और नॉन डोमेस्टिक को यहाँ पे बांटा गया है इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशंस और एग्रेरियन, कृषि वगैरह का जो होता है वेस्ट, उसको। और ये सभी, ये तीन टाइप में जो नॉन डोमेस्टिक वेस्ट जो है, तीन टाइप में जो बटा है, वो है इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन और एग्रेरियन। इनको भी यहाँ पर पार्ट किया गया है सॉलिड और लिक्विड में। तीनों को, इंस्टीट्यूशन को भी सॉलिड लिक्विड में बांटा गया है, एग्रेरियन को भी सॉलिड लिक्विड में बांटा गया है। तो ये ग्राफ के माध्यम से आपको रिकॉल कर पाएंगे, चीज़ें याद रहेंगी, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कैटेगरी का कचरा है, जो डोमेस्टिक है, उसमें सॉलिड और लिक्विड है, तो उसका जो कचरा होता है वो ग्रे कलर का होता है। जो डोमेस्टिक वेस्टेज है उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, सॉलिड और लिक्विड में। और लिक्विड जो वेस्ट होता है इसमें, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रे और दूसरा होता है सेप्टेज।
अब देखिए यहाँ पे जो डोमेस्टिक का सॉलिड कैटेगरी का वेस्ट है उसको भी यहाँ पे बांटा गया है दो कैटेगरी में, एक है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है दो तरह के टाइप में बटे हुए हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल कचरा। तो आपने ये अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो यहाँ से क्या होगा, आप रिकॉल कर पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम आते हैं नॉन डोमेस्टिक वाले वेस्ट में। देखिए यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक है, इसको तीन कैटेगरी में बांटा था। पहले हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, ये दो कैटेगरी में बांटा है, सॉलिड और लिक्विड। देखिए लिक्विड को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, ये इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, एक टॉक्सिक वेस्ट होता है, दूसरा नॉन टॉक्सिक वेस्ट होता है। और सॉलिड वेस्ट जो होता है इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन का कचरा है, लिक्विड का एक ग्रे होता है और दूसरा सेप्टेज होता है, तो दोनों कॉमन हो गया। देखिए डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशन, ये याद रहेगा आपको कि इसका लिक्विड का जो वेस्ट होता है वो ग्रे और सेप्टेज होता है, जो डोमेस्टिक का होता है सेम टू सेम किसका होता है, इंस्टीट्यूशन का होता है। तो कितना एकदम ग्राफ के माध्यम से आपके आंख के सामने में आ गया कि अरे हाँ इंस्टीट्यूशन का लिक्विड ये है तो ऐसा है, होता है इसका टाइप, और डोमेस्टिक का भी ऐसा, दोनों सेम होता है। फिर क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बांटा जाता है, जिस तरह से डोमेस्टिक का बांटा गया था ठीक उसी प्रकार से। और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल को जिस तरह से डोमेस्टिक में रिसाइक्लेबल था, नॉन रिसाइक्लेबल था, उसी प्रकार इसको भी बांट दिया गया है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में। अब यहाँ पे एग्रेरियन जो हमारा टाइप है वेस्ट का, उसमें सॉलिड और लिक्विड को बांटा गया है। बट यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। आई थिंक यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा वेस्ट का टाइप। अब हमने आगे इंक्लूड किया है सबके शॉर्ट में, जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट डेफिनेशंस हैं इसके। आप इसे कह सकते हैं शब्दकोश बोल सकते हैं, इसको सार संग्रह भी बोल सकते हैं। एक तरह से सार संग्रह है ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वर्ड मीनिंग है, ये शब्दकोश है। और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। जहां पर कलेक्शन का वर्ड आएगा उसका मीनिंग होता है लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फ्रॉम कलेक्शन पॉइंट्स और एनी अदर लोकेशन। तो संग्रह की जब बात की जाएगी तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है नगर निगम के ठोस कचरे को संग्रह, मतलब स्टोरेज पॉइंट जो होता है वहां से उठाना और उसे क्या करना, फिर दूसरे स्थान पर ले जाना। अब कलेक्शन सेंटर को समझिए। कलेक्शन सेंटर अगर लिखा होगा तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए सेंटर एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंटली और ज्वाइंटली और अ रजिस्टर्ड सोसाइटी और अ डेजिग्नेटेड एजेंसी और अ कंपनी और एन एसोसिएशन टू कलेक्ट ई वेस्ट। होता है स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से, या फिर रजिस्टर्ड जो होता है, पंजीकृत जो सोसाइटी वगैरह होता है, एनजीओ वगैरह, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 से वो रजिस्टर्ड होता है, एनजीओ वगैरह ये सब, या जो कोई नॉमिनेटेड एजेंसी है या कोई कंपनी है जो ई कचरा को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या है, ऑथराइज्ड है, एसोसिएटेड है, वो संग्रह केंद्र खोल सकता है। और वो क्या करेगा, कचरे को कलेक्ट करेगा। संग्रह केंद्र का मतलब समझिए कि कौन खोल सकता है संग्रह केंद्र, तो ये लोग खोल सकते हैं। और इनका काम क्या होगा, कचरा को एकत्र करना। अब कंबस्टिबल्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स इन द वेस्ट स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग पेपर, प्लास्टिक, वुड, फूड एंड गार्डन वेस्ट। अपशिष्ट धारा में ज्वलनशील पदार्थ कागज सहित प्लास्टिक, लकड़ी, भोजन और उद्यान के जो वेस्ट होते हैं, जो कचरा होता है जो ज्वलनशील होता है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सारे कचरे होते हैं, कागज, प्लास्टिक, लकड़ी और कुछ जो वेस्टेज होता है फूड से, गार्डन वगैरह से जो होता है, वो क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, उसको ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। बताया गया है कंबशन के बारे में। Combustion is a chemical process in which a substance react rapidly with oxygen and give off heat. In MSWM, the combustion process is carried out in an incinerator. देखिए combustion का हिंदी होता है दहन, और दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और गर्मी देता है। तो क्या करते हैं, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें जो दहन की प्रक्रिया होती है, कंबशन की जो प्रोसेस होती है, उसको इंसिनरेशन में की जाती है, मतलब भस्मक में किया जाता है। याद रहेगा। देखिए ये सब चीज़ कितना शॉर्ट है, और इसको अगर याद करते चले जाइएगा आप, इस पेज को अगर रिवाइज करते चले जाइएगा एग्जाम तक, तो जानते हैं आप बहुत बड़ा कंपटीशन देने वाले हैं।
आपका क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको इस डेफिनेशन से हर चीज याद आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए कि कितना सोच कर बनाया गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि आप रिकॉल कर पाएं, चीज़ों को भूले नहीं तो ऐसा क्लिष्ट वर्ड है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसे पढ़ने के बाद वो तुरंत भूल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक डिक्शनरी का काम करेगा। फिर यहाँ पर हमने बताया हुआ है कंबशन फैसिलिटी के बारे में। ये कंबशन फैसिलिटी क्या होता है? एनी यूनिट एंड और इक्विपमेंट डेडिकेटेड टू द थर्मल और ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विद और विदाउट रिकवरी ऑफ हीट जनरेटेड। कंबशन फैसिलिटी की बात की गई है, वह एक इकाई होती है, मतलब ऐसा कोई इकाई है जहां पर क्या होता है कि एक मतलब नगर पालिका का जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसके दहन की जो प्रक्रिया होती है, उसके निपटान की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए एक पॉइंट होता है, एक क्या बोलते हैं फैसिलिटी होता है, डिस्पोजल करता है, ये इसी को बोला गया है। कंबसन फैसिलिटी के लिए ये जो यूनिट होता है वो क्या कर, ये डेडिकेटेड होता है, इसलिए थर्मल और ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट के लिए, इसका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। नेक्स्ट है कॉमर्शियल वेस्ट। वेस्ट मटेरियल्स originating in wholesale, retail, institutional और service establishments such as office, building, store, market, theater, hotels and warehouse। वाणिज्य अपशिष्ट जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? थोक, खुदरा, संस्थागत या सेवा प्रतिष्ठान, कार्यालय, भवन, दुकान, बाजार, थिएटर, होटल, गोदाम इत्यादि में जो उत्पन्न होती है वो अपशिष्ट है, उसे हम कॉमर्शियल वेस्ट बोलते हैं, वाणिज्यिक अपशिष्ट बोलते हैं। आप लिखा हुआ देखेंगे कमिंगलेट, ये तो इसका मतलब मिश्रित हो जाता है, और इसका डेफिनेशन क्या ये बताया हुआ है। तो ये मिश्रित का क्या होगा? मिश्रित पुनर्चक्रण योग जो मिश्रित MSW से अलग होने के बाद एक साथ एकत्र किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कमिंग। इससे अगर हिंदी में दिक्कत हुआ आपको समझने में तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। मिक्स्ड रिसाइक्लेबल दैट आर कलेक्टेड टुगेदर आफ्टर हैविंग बीन सेपरेटेड फ्रॉम मिक्स्ड MSW। यहाँ पे अब कम्युनिकेशन की बात की गई है, संचार की बात की गई है, तो उसका डेफिनेशन है एन एक्सचेंज ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज अक्रॉस द पीपल थ्रू नॉट एज लर्नर बट एज अ टारगेट ऑडियंस। शिक्षार्थियों के रूप में नहीं बल्कि लक्षित दर्शकों के माध्यम से लोगों के बीच सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान या प्रवाह करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। एक टर्म है कंपैक्टर व्हीकल, ये होता है कंपैक्टर वाहन। इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे बताया गया है? ए कलेक्शन व्हीकल यूजिंग हाई पावर मैकेनिकल और हाइड्रोलिक इक्विपमेंट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ठोस कचरे की मात्रा को कम करने के लिए उच्च शक्ति वाले यांत्रिक और हाइड्रोलिक उपकरण का उपयोग करने वाला एक संग्रह वाहन। तो एक ऐसा व्हीकल होता है, एक ऐसा गाड़ी होता है जो कि हाई पावर हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से लैस होता है, उस पर क्या होता है? ये लगा होता है, और ये क्या करता है कि एक ऐसा उपकरण है ये कंपैक्टर व्हीकल जहाँ पे हाई पावर मैकेनिकल और हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगा हुआ है, और ये जो कचरे का वॉल्यूम है इसको कम करता है। कंपोजिट लाइनर के बारे में बताया गया है। कंपोजिट लाइनर का मतलब होता है समग्र लाइनर। A liner system for a landfill consisting of an soil layer and a synthetic sheet of material। एक इंजीनियर मिट्टी की परत और सामग्री की सिंथेटिक सीट से युक्त लैंडफिल के लिए एक लाइनर सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट लाइनर। वहां पे कंपोस्टिंग का क्या वर्क है, कंपोस्ट का क्या अर्थ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जानते हैं वहां एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इससे आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, एकदम डिक्शनरी है, इसको रट जाइए पूरा, इसको भूलना नहीं, एकदम याद कर लेना है। कंपोस्ट का क्या है डेफिनेशन? द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो कॉल्ड ह्यूमुसिट एक्ट एज इज अ सॉइल कंडीशनर। कंपोस्ट पैड प्लेटफॉर्म हार्ड impermeable surface preferably concrete on which composting is done। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के उत्पन्न से होने वाली सामग्री को ह्यूमिसिट एक्ट भी कहा जाता है जो मृदा कंडीशनर है। कंपोस्ट पैड प्लेटफॉर्म कठोर अभेद सतह अधिमानतः कंक्रीट जिस पर कंपोस्टिंग की जाती है ये खाद कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसको याद रखना है आपको। जैसे आर्सेनिक को कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है AS, याद कर लेना है। कार्बन को C से इंडिकेट करते हैं। अब जो फेनॉल कार्बोलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो हो जाता है C6H5OH। ये इसमें छोटा छोटा दिख रहा है, PDF में आपको साफ साफ दिखेगा। फिर यहाँ पे कैडमियम का पूछा है तो इसका हो जाता है CD, मीथेन का CH4, क्लोराइड का Cl है ना, साइनाइड का CN होता है। वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछे तो CO होता है, कोबाल्ट का CO, C छोटा O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, क्रोमियम का Cr,
कॉपर का Cu, फ्लोराइड का F, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड का HF। तो ये है ना काम की चीज, अब समझ में आ रहा होगा। मरकरी का Hg, पोटेशियम का K, पोटेशियम ऑक्साइड का होता है K2O, पोटेशियम फ्लोराइड का होता है KF, लिथियम आयन का होता है Li, मतलब लाइन याद कर लीजिए, जो लाइन होता है शेर, बस वही है। लो सल्फर हेवी स्टॉक LSHS, मैंगनीज का Mn, मल्टी स्टेशन का MS, नाइट्रोजन का N, निकेल का Ni, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड का NOx, पोटेशियम का P, और फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है P2O5। पॉलीक्लोरिनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PaHS। Pb को लीड बोलते हैं, है ना, सीसा। उसके बाद है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल का फॉर्मूला होता है PCBS। पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो डायोक्सिन्स को लिखते हैं PCDD। पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरेंस को लिखते हैं PCDF। पॉलीथिलीन टेरिफ्थालेट को पेट लिखते हैं PET। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज है। यहाँ पे और भी है, इन सब चीज को आप PDF में देख लीजिएगा। यहाँ पे VOC को भी डिस्कस किया गया है। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। ये सारा चीज है यहाँ पर। COD को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ये सब PDF में आपको मिल जाएगा, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। PDF आप ले लीजिए हमारा ऐप पे, मैंने बोला था स्टडी स्पार्क, वहां पे मिल जाएगा आपको, ये सारा सब मिल जाएगा। पूरा BPSC का जो PDF है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, शॉर्ट नोट्स हैं, देख लीजिए, ये सब PDF है। यहाँ पे कंपोस्टिंग का डेफिनेशन दिया गया है, ए कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रोबियल डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का माइक्रोबियल अपघटन शामिल होता है, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। फिर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, और ये जानते हैं यहाँ पर इमारत वगैरह बनती है और बहुत सारी निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो एक कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते होइएगा कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन से वेस्ट निर्मित होता है। तो कंस्ट्रक्शन समझ गए, निर्माण होता है, डिमोलिशन होता है किसी भी चीज को तोड़ना, उसे विध्वंस करना, बनी हुई चीजों को डिमोलिश करना, ये होता है। तो वहां से भी कचरे उत्पन्न होते हैं, इसका ये डेफिनेशन है, निर्माण और विध्वंस। कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है, वो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कंट्रोल डंप के बारे में। कंट्रोल डंप क्या होता है? नियंत्रित डंप, ए प्लान्ड लैंडफिल दैट incorporates to some extent some of the features of a sanitary landfill, sitting with respect of hydrogeological suitability, grading, compaction in some cases, leachate control, partial gas management, regular, not usually daily cover, access control, basic record keeping and control scavenging। ये कंट्रोल डंप है, नियंत्रित डंप है। एक नियोजित लैंडफिल जिसमें कुछ हद तक सैनिटरी लैंडफिल की कुछ विशेषताएं शामिल है, जिसमें जल भूवैज्ञानिक उपयोगिता के संबंध में बताते हैं, कुछ मामलों में ग्रेडिंग, संघनन, लीचेट्स नियंत्रण, आंशिक गैस प्रबंधन, नियमित, आमतौर पर दैनिक नहीं लेकिन नियमित कवर किया जाता है, अभिगम नियंत्रण, बुनियादी रिकॉर्ड कीपिंग और नियंत्रित मैला ढोने का काम। देखिए, कंट्रोल डंपिंग का अर्थ है कि एक सिस्टमेटिक वे में, एक कंट्रोल्ड वे में जो कचरा है उसके डिस्पोजल के लिए एकदम डेली बेसिस पे या एक शेड्यूल बेस्ड पे, जो हमने शेड्यूल बना रखा है, कचरे को कलेक्ट करना शामिल है। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड कीपिंग भी करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस एरिया में कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग भी करते हैं, है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और फिर उसके हिसाब से प्लान बनाया जाता है। ये है नियंत्रित डंप। कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया गया है, ए वाइड बेल्ट मेड ऑफ रबर, टेक्सटाइल, नाइलॉन और मोर कॉमनली कंपोजिट मटेरियल which moves on wide roller. In compost industry, chain drive is popular as the belt moves in a guided manner directed by the chain sprockets. Conveyor belts are used for material movement in different stages. कन्वेयर बेल्ट किसको बोला गया? जैसे ये होता है रबर, कपड़ा, नायलॉन या अधिक समान रूप से मिश्रित सामग्री से बना एक बेल्ट होता है।
ठीक है, जो चौड़े रोलर्स पर चलता है, जो रोलर्स होता है ना उस पे चलता है। जो कंपोस्टिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें चेन ड्राइव लोकप्रिय है, क्योंकि बेल्ट एक निर्देशित तरीके से चलती है जिसे चेन स्प्रोकेट के द्वारा निर्देशित किया जाता है। और जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें सामग्री की आवाजाही के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है। अब को प्रोसेसिंग एक टर्म है वेस्ट मैनेजमेंट में, इसको जानते हैं। को प्रोसेसिंग इज अ सिक्योर फॉर्म ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट दैट फुल्ली रिकवर्स द एनर्जी एंड मिनरल कंटेंट फ्रॉम वेस्ट for beneficial reuse as fuel for energy generation and product additives for manufacturing use of solid waste as raw materials, plastics, tires, etc. or as a source of energy, or both, to replace or supplements the natural mineral resources and fossil fuel in industrial processes. सह प्रसंस्करण भी बोलते हैं। सह प्रसंस्करण अपशिष्ट प्रबंधन का एक सुरक्षित रूप है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में लाभकारी है, और जो पुनः उपयोग और विनिर्माण के लिए उत्पाद योजक के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा और खनिज सामग्री को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में कच्चे माल जैसे प्लास्टिक, टायर आदि या ऊर्जा के स्रोत के रूप में या प्राकृतिक खनिज संसाधन को बदलने या पूरक करने के लिए जीवाश्म ईंधन के रूप में ठोस अपशिष्ट का उपयोग कहलाता है सह प्रसंस्करण या को प्रोसेसिंग। ओके, अब बात यहाँ की गई है कवर मटेरियल्स की। ये एक टर्म है, वो क्या है? कवर मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल्स आइदर नेचुरल सॉइल और geosynthetic material used in a landfill to impede water filtration, landfill gas emission and bird and rodent congregation. It is also used to control odors and make the site more visually attractive. कवर सामग्री उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक मिट्टी या भू सहसंश्लेषक सामग्री या पानी या लैंडफिल गैस उत्सर्जन से बाधित करने के लिए लैंडफिल में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग गंधों को नियंत्रित करने और साइट को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। एक कवर है, ये ढकने के लिए किया जाता है। कवर का मतलब ही समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस है, आप इंग्लिश में समझ लीजिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इजी है हिंदी से, फिल कर दिए। अगर उसको कवर नहीं किया गया तो क्या होगा कि वो कचरा वहां पर गंद करने लगेगा, बदबू देने लगेगा। तो उसके लिए ये कवर मटेरियल यूज किया जाता है, कवर किया जाता है उससे बचने के लिए। उसी का डेफिनेशन है। लैंडफिल हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कवर। जो लैंडफिल है उसके 3 फॉर्म्स हैं कवर करने के। एक होता है डेली कवर, एक होता है इंटरमीडिएट कवर एंड तीसरा होता है फाइनल कवर। 3 कवर होता है, 3 लेयर भी बोल सकते हैं इसको। एक लैंडफिल में कवर के 3 रूप होते हैं, एक दैनिक कवर होता है, एक मध्यवर्ती कवर होता है और तीसरा क्या होता है? अंतिम कवर होता है। तो ये क्या होता है? देखिए, दैनिक कवर जो होता है ये नीचे होता है, फिर कचरा हुआ, इस पर डाला गया कचरा और फिर उसके ऊपर लेयर हुआ, फिर कचरा डाला गया और उसके ऊपर फाइनल कवर हुआ। इस तरह से होता है, ठीक है। करिंग, करिंग मतलब इलाज। जो हमारा वेस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट है? अलाउइंग पार्शियल कंपोज मटेरियल टू reside in a pile for a specified period of time as part of the maturing process in composting. कंपोस्टिंग में परिपक्व होने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए आंशिक रूप से कंपोस्ट की गई सामग्री को ढेर में रहने की अनुमति देना। डेली सेल, डेली सेल इसको दैनिक सेल बोलते हैं, एक टर्म है ये वेस्ट मैनेजमेंट में। इस डेली सेल in landfills a portion of refuse that has been compacted and then surrounded with cover material. Daily cover is placed over the landfill materials at the end of each day to complete the cell. लैंडफिल में कचरे का एक हिस्सा जिसे संकुचित किया गया है फिर कवर सामग्री से घिरा हुआ है, सेल को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन के अंत में लैंडफिल सामग्री पर दैनिक कवर रखा जाता है। डेली कवर मटेरियल यूजुअली soil that is used in a landfill to cover the refuse after it has been compacted at the end of each day. The cover is placed mainly to ward off animals and for other controls. दैनिक कवर सामग्री के बारे में जो बताया गया था उसका यहाँ पे डेफिनेशन है। सामग्री आमतौर पर मिट्टी जिसे प्रत्येक दिन अंत में जमा होने के बाद कचरे को ढकने के लिए लैंडफिल में उपयोग किया जाता है। कवर मुख्य रूप से जानवरों को भगाने और गंध नियंत्रण के लिए रखा गया है। समझ में आया? जो कचरा है, कचरा जहाँ पर दफनाया गया है लैंडफिल के थ्रू, वहां पर ये रोज के रोज क्या होता है, इसको दबाया जाता है, मतलब इस पर कवर किया जाता है। इसलिए क्योंकि जो कचरा है उसको उससे गंध ना निकले या फिर जानवर आकर उसको खाए नहीं। डिकंस्ट्रक्शन भी वही है,
इसको जानते हैं, डिजाइन कलेक्शन सेंटर को। डिजाइन कलेक्शन सेंटर, a collection center established individually or jointly by one or more manufacturers or importers, assemblers and reconditioners in pursuance of their responsibilities under rule 4 of these rule। नामित संग्रह केंद्र इन नियमों के नियम 4 के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुसरण में एक या अधिक निर्माताओं या नामित संग्रह केंद्र, डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर का क्या अर्थ है? तो ऐसा जो होता है कलेक्शन सेंटर जिसको MSW का जो नियम 4 है उसके तहत जिम्मेदारी दी जाती है कि उसे एक या अधिक निर्माताओं या आयातकों, असेंबलरों और रिकंडीशनरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से स्थापित किया करे, और इसे ही नामित संग्रह बोलते हैं। डिटेंशन बेसिन, ये क्या होता है? देखिए, डिटेंशन बेसिन an excavated area of land that is used to collect surface water runoff for the purpose of creating a constant outflow from the basin, detaining recovering tin cans by a chemical process that makes the remaining steel more easily recycled। डिटेंशन बेसिन का जो डेफिनेशन है वो यह है कि भूमि का एक उत्खनित क्षेत्र जिसका उपयोग बेसिन से निरंतर बहिर्वाह बनाने, यानी कि जो बाहर की ओर जो बहने वाला होता है वो बनाने के उद्देश्य से सतही जल अपवाह एकत्र करने के लिए किया जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा टीन के डिब्बे से टीन को पुनर्प्राप्त करना जो शेष स्टील को अधिक आसानी से पुनर्नवीनीकरण करता है वह डिटेंशन बेसिन कहलाता है। देखिए, डिटेंशन बेसिन पे क्या होता है कि यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू टीन का डिब्बा बनता है उसको यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। अब मानिए कि आपने टीन के डब्बा में तेल ले लिया, ऑयल यूज कर लिया, अब टीन का डब्बा क्या करेंगे? फेंक देंगे या फिर किसी लोहे वाले को बेच देंगे। तो ये क्या करेगा? डिटेंशन बेसिन क्यों बनाया गया है कि यहाँ पे टीन को क्या होता है कि दोबारा रिकलेक्ट किया जाता है और फिर इसको रिसाइकल किया जाता है, और रिसाइकल करने के बाद दोबारा फिर से टीन बना दिया जाता है, फिर यूज कर लिया जाता है। तो रिसाइकलिंग भी एक प्रोसेस है कचरे को कम करने का। ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी कचरे को डिस्पोज ही कर दिया जाए, कुछ को रिसाइकल भी किया जाता है। अब तो कचरे से खिलौने वगैरह भी बनने लगे, बहुत अच्छी पहल है। डिसमेंटलर एक टर्म है वेस्ट मैनेजमेंट में, इसको जान लीजिए, हो सकता है कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्या होता है डेफिनेशन? एनी पर्सन और रजिस्टर्ड सोसाइटी और डेजिग्नेटेड एजेंसी और अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन engaged with dismantling the used electrical and electronic equipments into their components, disposal the final and safe disposal of solid waste on as specified in schedule first to prevent contamination of groundwater, surface water, ambient air and attraction of animals and birds। This is the definition of dismantler। कोई भी व्यक्ति या पंजीकृत सोसाइटी या नामित एजेंसी या एक कंपनी या संगठन जो इस्तेमाल किए गए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उनके घटकों में विघटित करने में लगा हुआ है उसे डिसमेंटलर कहते हैं। निपटान भूजल, सतही जल जो होता है ना सतह पर, उस जल के बारे में बात की गई। परिवेशी आयु, यहाँ पे एम्बिएंट एयर बोला गया है, इसको देखिए। अट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में जो MSWM है ना, उसके अनुसूची 1 में जो निर्दिष्ट किया गया है ठोस कचरे का अंतिम और सुरक्षित निपटान, उसके तहत डिसमेंटलर ये नामित होते हैं, उनका कार्य है ये इन सब चीजों को करने का अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट। यहाँ पे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के बारे में बोला गया है। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट मीन्स वेस्ट कंटेमिनेटेड विद हजार्डस केमिकल्स और इन्फेक्शियस वेस्ट सच एज डिस्कार्डेड पेंट ड्रम, पेस्टिसाइड कैंस, CFL बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, expired medicines, broken mercury, thermometers, used batteries, used needles, gauze and syringe etc. Generated and the household level। घरेलू कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा क्या है? देखिए, घरेलू खतरनाक कचरे का अर्थ है खतरनाक रसायनों या संक्रामक कचरे से दूषित अपशिष्ट, जैसे कि पेंट हो गया, पेंट ड्रम होता है ना, कीटनाशक के डिब्बे, CFL बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर्ड दवाएं, टूटे हुए पारा, थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई, गेज, सिरिंज इत्यादि, ये सब घरेलू खतरनाक कचरे हैं। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ सेंटर के बारे में बात की गई है। ड्रॉप ऑफ सेंटर क्या है? एन एरिया ऑफ फैसिलिटी फॉर रिसीविंग कंपोस्टेबल और रिसाइक्लेबल दैट आर ड्रॉप्ड ऑफ बाय वेस्ट जनरेटर।
तो ड्रॉप ऑफ सेंटर क्या है? अपशिष्ट जनरेटर द्वारा गिराए गए खाद या पुनर्चक्रण प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र या सुविधा, इसको ड्रॉप ऑफ सेंटर बोलते हैं। ड्रॉप ऑफ कलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल और कंपोस्टेबल मटेरियल इन विच द मटेरियल्स आर टेकन बाय इंडिविजुअल्स टू कलेक्शन साइट्स वेयर दे डिपोजिट द मटेरियल्स ऑन टू डेजिग्नेटेड कंटेनर्स। ड्रॉप ऑफ संग्रह, पुनरावर्तनीय या कंपोस्टेबल सामग्री एकत्र करने की एक विधि जिसमें व्यक्तियों द्वारा सामग्री को संग्रह स्थलों पर ले जाया जाता है जहां वे सामग्री को निर्दिष्ट कंटेनर में जमा करते हैं। ये होता है ड्रॉप ऑफ संग्रह। ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट क्या है? वेस्ट अदर देन फूड वेस्ट एंड इनर्ट एंड इंक्लूड्स रिसाइक्लेबल वेस्ट, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट, कंपोस्टेबल वेस्ट एंड सैनिटरी वेस्ट, इसी को हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं। सूखा कचरा, खाद्य अपशिष्ट और अक्रिय के अलावा अन्य अपशिष्ट और इसमें पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर पुनर्नवीनीकरण योग्य अपशिष्ट, दहनशील अपशिष्ट और स्वच्छता अपशिष्ट भी शामिल है सूखा कचरा में। तो क्वेश्चन बन सकता है ना वन लाइनर फॉर्म में, तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको। डंप साइट क्या होता है? डंप साइट भी डिस्पोजल का एक प्रोसेस है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ए लैंड यूटिलाइज्ड बाय अर्बन लोकल बॉडी फॉर unscientific disposal of municipal solid waste without following the principle of sanitary landfilling। डंप साइट शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के लिए सैनिटरी लैंडफिलिंग के सिद्धांतों का पालन किए बिना उपयोग की जाने वाली भूमि है, उसको डंप साइट बोलते हैं। ई वेस्ट क्या है? ई कचरा, ई कचरा के बारे में बताया गया है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट whole or in part of rejects from their manufacturing and repair process which are intended to be discarded as waste। electrical and electronic equipments means equipment which are dependent on electrical currents or electromagnetic fields to be fully functional। ई कचरा इसका मतलब है बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से या आंशिक रूप से उनके निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया से जो रिजेक्ट किया हुआ वेस्ट होता है, रिजेक्ट किया हुआ मटेरियल होता है, वो वेस्ट के फॉर्म में आ जाता है के रूप में। जब रिजेक्ट करेंगे तो वो कचरे के रूप में निर्माण होगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब ऐसे उपकरण से है जो पूरी तरह कार्यात्मक होने के लिए विद्युत धाराओं या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर निर्भर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर को एक भस्मक सुविधा के वायु उत्सर्जन से पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए जो उपकरण है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर बोलते हैं। यह कणों को इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में चार्ज करने के लिए काम करता है और फिर उन्हें एक विपरीत चार्ज प्लेट की ओर आकर्षित करता है जहां वे ग्रिप गैसों से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन गैसें वातावरण में छोड़ी जाती हैं। इंड यूज मार्केट, ये आप देख लीजिएगा। एनर्जी रिकवरी, ये बहुत बड़ा पेज है, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति वगैरह बोलते हैं इसको। तो ये EIA वगैरह को यहाँ पर बताएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, जो आपके सिलेबस में है ना, वो हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका डेफिनेशन मिलेगा। जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, इसे आप सार संग्रह बोलिए, एटम बम बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ये वो है। और ये कम टाइम में आप इसको कर पाएंगे। कहने के लिए ये आपको 80 पेज दिख रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी रूपांतरण भी, इसको हटा दीजिएगा ना तो ये 40 पेज हो जाएगा। अगर बुक के फॉर्म में इसको लीजिएगा तो ये 20 पेज होगा और फॉन्ट भी बड़ा बड़ा है। आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर जाइए और सारे जो मटेरियल्स हैं उसको भी पढ़ते रहिए और इसको भी दीजिए। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा है, इसको हम एक बार स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं। हर चीज़ है इसमें, आपको मिल जाएगा। उतना संभव नहीं है कि हम यहाँ पे करा पाए सबको। यहाँ पे बताया गया है डेफिनेशन किसको क्या बोला जाता है। ओके, यहाँ पे करेंसी कन्वर्सेशन चार्ट है, यहाँ पे आपको सबको बताया गया है, देख लीजिएगा। एसिड गैस, एक्टिव गैस कलेक्शंस, बहुत चीज़ है। एरोबिक एनारोबिक के बारे में बताया गया है। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे फायदा क्या है। देखिए, फायदा ये है कि पूरे चीज़ों को आप याद नहीं रख सकते, लेकिन पॉइंट वाइज याद तो रख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, आपको हिट करेगा दिमाग में। जैसे क्वेश्चन आया ना, तो ये एक पॉइंट की तरह हिट करेगा दिमाग में और आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तुरंत क्या हुआ, कनेक्ट कर दीजिएगा चीज़ों को और बना लीजिएगा क्वेश्चन। तो एक तरह से पॉइंटर फॉर्म में है, ये पॉइंट ही समझिए। एक पॉइंट आपको याद करने के लिए दिया गया है, जो कि बेस्ट है। थैंक्स फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ 7 में, जो ड्यू है आपका।
और हमारा जो पीडीएफ है उसे आप पढ़ रहे होंगे, क्विज़ आप दे रहे होंगे टेस्ट। मुझे आशा है कि आपका जो क्विज़ और पीडीएफ का कोर्स है, आप रेगुलरली क्विज़ भी दे रहे होंगे, पीडीएफ भी पढ़ रहे होंगे और हमारा क्लास भी देख रहे होंगे। रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और 17 से हम लाइव भी अब क्लास ले रहे हैं। कोई इशू अगर होगा तो उसको हम रिकॉर्डेड क्लास में डाल देंगे, घबराना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को करते रहिए, एकदम युद्ध स्तर पर, एग्ज़ाम नज़दीक है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और मैं बताना चाहूँगा कि स्टडी स्पार्क हमारा ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप मटेरियल्स ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।